का अरोरा, वेलकम टू माय चैनल एडुस्ट्रीम, जहां तैयारी है पक्की। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीटेट सीरीज़ 2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले पियाजे का मुझे पूरा नाम बताइए। पियाजे का पूरा नाम है जीन पियाजे, राइट। उसके बाद उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करी। कॉग्निटिव मैंने पहले भी आपको बताया, कॉग्निटिव मतलब रिलेटेड टू माइंड, राइट। और डेवलपमेंट आपको पता है, लिख लीजिए विकास। हिंदी में जितने भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ साथ साथ लिखते जाइए। तो वैसे कॉग्निटिव का जो हिंदी वर्ड एग्जैक्ट है वो है संज्ञानात्मक, ठीक है। संज्ञानात्मक लिख लीजिए। कॉग्निटिव का हिंदी में अर्थ है संज्ञानात्मक, और ये शब्द आम तौर पर मानसिक प्रक्रियाओं जैसे सोचना, समझना, सीखना और याद रखने से संबंधित होता है, ठीक है। तो जो और डेवलपमेंट का आपको मतलब बताइए, विकास, ठीक है। तो कॉग्निटिव क्या हमारा संज्ञानात्मक, जहाँ हम सोच पाते हैं, उस प्रक्रिया को समझना, सीखना क्या है क्या नहीं है। तो ये जो पियाजे ने डेवलपमेंट जिस पे काम किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी थी, तो उसका जो मेन फोकस था वो इन चारों में से किस पर था। ऑप्शन ए सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन बी मोरल डेवलपमेंट, सी कॉग्निटिव स्टेज, इमोशनल ग्रोथ, डी इमोशनल ग्रोथ। तो हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन में, ये इसका आंसर है कॉग्निटिव स्टेज। सो आवर राइट आंसर इज सी, कॉग्निटिव स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। यहाँ पे जनरली बच्चे क्या करते हैं, सीटेट में टाइम लोगों को कम लगता है, क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं, तो बस भागते जाते हैं, फटाफट करते जाते हैं और जनरली नॉट को इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ ढंग से क्वेश्चन पढ़िए। आपका एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एक नंबर 99 पे ला के खड़ा कर देता है और वही एक नंबर 101 पे ला के खड़ा कर देता है, विच हैज़ अ डिफरेंस, राइट। तो आप नॉट पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ not one of the stages in एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट जो उसने दी है, उनमें से इन कौन से में ये ऑप्शन स्टेज पे नहीं है, तो बताइए। एक उसने काफ़ी सारी दी थी, आपको याद है, राइट। ये आपको अच्छे से पहले मैं जो मैंने कुछ आने वाले चैनल्स में मैंने आपको थ्योरीज भी पढ़ानी है एग्जैक्टली, और मैंने काफ़ी सारी ऑलरेडी इट्स बीन गिवन, तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। तो उसका ऑप्शन है ए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, एंड ऑप्शन डी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो बताइए इनमें से कौन सी नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल सही जवाब इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के बारे में उसने बताया, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट के बारे में उसने बताया, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी भी उसकी थ्योरी में था। जनरली बच्चे क्या करते हैं, अच्छा चलो आएगी देखेंगे, तो अब भाई सारी जब आपने पढ़ी होंगी, उनके पूरे 8 की 8 पढ़ी है, तो आपको याद रहेगा। अगर आप उसमें से कुछ भी पूछ लेंगे भी ऑप्शन, आपको और कोई 3 दे दिया होता और आपको ना पता होता तो डिफ़िकल्ट हो जाता। बाकी सारी जो इनकी 8 की 8 है वो वर्सेस वाली हैं, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको वो थ्योरीज भी रिवाइज करवा रही हूँ। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये उन्होंने जो 8 दी थी, उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है ही नहीं। तो द राइट आंसर इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज नॉट वन ऑफ द स्टेज इन एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। कभी कभी पता है क्या होता है, जैसे हमने ये क्वेश्चन करा है ना, तो इस क्वेश्चन से भी आपको सिर्फ इस जो क्वेश्चन में लिखा है ना, कल को ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। अच्छा, इनमें से आपको 4 थ्योरी के नाम दे देंगे, उनमें से एक ऑप्शन दे रखा होगा साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो इन चारों में से कौन सी थ्योरी एरिक्सन ने दी थी, तो आपने अगर पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन में भी हेल्प आउट करेगा, तो आप पता लगा पाएंगे आंसर कि हाँ, एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए. व्हाट डज वाइगॉट्स्की का पहले पूरा नाम मुझे बताइए. इट इज़ लेव वाइगॉट्स्की, LEV, लेव वाइगॉट्स्की, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया था, ZPD. प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर दिस, ZPD, दैट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो किस पर एम्फोसाइज करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डेवलपमेंट थ्रू आइसोलेशन होगा. ऑप्शन बी लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर. ऑप्शन सी लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड गाइडेंस. एंड ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट लर्निंग. आपको ज़रूर इसका पता ही होना चाहिए कि जो वाइगॉट्स्की ने तो हमेशा किस बारे में बात करी है. वाइगॉट्स्की ने हमेशा आसपास की बात करी है, हमेशा कि व्यक्ति जो है अपने आसपास जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी से सीखता है, जो उसके आसपास चीज़ें हैं, ठीक है. तो ये हिंदी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बार आपको हिंदी में अच्छे से बता देती हूँ. जो ZPD, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत वाइगॉट्स्की के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, ये शिक्षा और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है. ये क्षेत्र एक बच्चे का वयस्क व अधिक सक्षम साथी की सहायता से कुछ नया सीख सकता है, जबकि अकेले नहीं कर सकता. ये बात हमेशा बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा. जैसे क्या होता है, बच्चा जो भी अपने आसपास से सीख रहा है ना, कुछ चीज़ उसको प्रभाव करी, लोग हैं, सिद्धांत व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को समझने में मदद करता है, ठीक है ना. तो इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड गाइडेंस, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए. विच टीचिंग मेथड इज़ करेक्टराइज्ड बाय हैंड्स ऑन हैंड एक्टिविटीज़ एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ये क्या है, ये जो टीचिंग मेथड है जो हमेशा बस इस बच्चों पे फोकस, बच्चा करके सीखे. बच्चा अपने, आप देखो ना, प्ले वे स्कूल में बच्चे जाते हैं, बच्चे करके देखते हैं, अच्छा वो सर्कल बना के देख रहे हैं मड पे, अच्छा वो उसको तोड़ के देख रहे हैं, अच्छा उसको फील करके देख रहे हैं. तो रियल वर्ल्ड में वो है, वो उसको हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले रहे हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं. तो जो आप महसूस करते हैं, जो आपके साथ डायरेक्ट होता है, वो आपको एग्जैक्ट ब्रेन में रजिस्टर होता है, बजाय कि कोई आपको बताए जी ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है. नहीं, आप जब उस चीज़ को खुद करके देखते हैं, जब उस चीज़ का खुद अनुभव करते हैं, तो इट कम्स योर हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन रियल वर्ल्ड में आप आ जाते हैं. तो ऑप्शन हम यहाँ पर देखते हैं लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, जो कि नहीं है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जो कि नहीं है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी इतना नहीं है. जिसका राइट आंसर है वो है मॉन्टेसरी मेथड. मॉन्टेसरी मेथड प्लेवे मेथड है, जो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था. नोट डाउन कर लीजिए, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का ये एक विधि है जो शिक्षण दृष्टिकोण के जैसा है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने विकसित किया था. ये विधि बच्चों के स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहित करती है और उनके सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को महत्व देती है, ठीक है, कि बच्चा खुद से सीख सके, खुद से हैंड ऑन लर्निंग कर सके और उनका नेचुरल डेवलपमेंट हो सके. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टीचिंग मेथड इज कैरेक्टराइज्ड, ठीक है, ओके फाइन, इट्स डन. व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. नाउ व्हाट इज़ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, क्या है, मैं आपको बता देती हूँ. इनमें से कौन सा वो नहीं है, ये आप समझिए. अच्छा, एक बात ध्यान रखें, आप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठे, क्योंकि वो अगर क्या होता है ना, साथ साथ नोट डाउन करना, साथ साथ सीखना, लिखना, जो जो समझ में आ रहा है एक पॉइंट में. वीडियोस तो आपको 2-3 बार देखनी है. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड बट उसमें क्या होता है ना कि आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा. तो व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. पहला है टू यूज़ अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच. Option B, to ensure all students receive the same level of challenge. Option C, to tailor teaching method to meet individual student needs. ठीक है. Option D, to focus only on the most advanced students. तो आप देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है, वो आपको इसमें से आपको क्या बात समझ में आ रही है कि अलग है ना. इसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल अलग है, कि वो डिफरेंट दृष्टिकोण के आधार पर है. ये एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षकों में विभिन्न छात्रों की
आवश्यकताओं और रुचि, जितनी भी क्षमताएं डिफरेंट डिफरेंट है ना। अब हर देखो आपकी क्लास में बहुत 40 बच्चे बैठे हैं, तो 40 बच्चों की सेम कैपेबिलिटी नहीं हो सकती भाई। 50 स्टूडेंट्स बैठे, वो सेम लेवल के नहीं हो सकते। कोई मीडियोकर लेवल में होगा, कोई लो में होगा, कोई हाई में होगा। किसी की कुछ नीड्स भी अलग होंगी, डिज़ायर्स अलग होंगी, टेस्ट अलग होगा, सोचने का तरीका अलग होगा, और उनकी कैपेबिलिटी भी डिफरेंट होगी। तो ये क्या है, हम जो ये कह देते हैं ना कि ये ऐसा है, हम जो लोगों को लेबल कर देते हैं कि ये तो वैसे हैं, ये तो ऐसे, नो, दे आर जस्ट डिफरेंट, दैट्स इट। कोई बड़ा छोटा, काला मोटा, पीला नीला कुछ नहीं होता। कम आउट ऑफ दिस old notion. It is only different, that's it. This is something always understand in your real life, in your day to day life also, कि भैया it's just different. हम हैवी नेगेटिविटी ले लेते हैं, it's just different. So differentiated instruction है, वो भी अलग अलग सबको कवर अप करता है, सबके लिए उन्होंने अलग अलग कुछ बना रखा है। तो यहाँ पे जिसका राइट सही बैठ रहा है ऑप्शन 2, ऑप्शन सी, टू टेलर टीचिंग मेथड टू मीट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड। मतलब इस तरीके से अपने मेथड को टेलर कर लेना, मतलब अपने हिसाब से कट डाउन करना, अपने हिसाब से इसको मोल्ड करना, कि ताकि सारे बच्चों की जो स्टूडेंट नीड्स है वो मीट हो पाए। जो बच्चा जैसा चाहता है, जिसको जैसा समझ में आता है, हम उसको वैसा वैसा कर सके। ठीक है, तो हिंदी स्टूडेंट्स अगेन मुख्य तत्व इसका हमेशा आप याद रखिएगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जैसे कि छात्र केंद्रता, विविधता, सहयोगात्मक शिक्षण, अवसर और चुनौती। 5th, नियमित मूल्यांकन। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। छात्र केंद्रता मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड, विविधता मतलब डिफरेंस, 3rd, सहयोगात्मक शिक्षण मतलब कोऑपरेटिव, उसको लर्निंग को दी जा रही है। देन अवसर एंड 4th है आपका अवसर और चुनौती, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। 5th, नियमित मूल्यांकन मतलब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो विच इज़ दिस आर द 5 मेन primary goals of differentiated instruction. I hope you have understood it very well. Moving to the next question, which of the following is a characteristic of the pre-operational stage in Piaget theory? पहले आप मुझे बताइए कि Piaget theory, पियाजे का पूरा नाम बताइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस, जीन पियाजे, और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी ये भी बताइए। एनी गेसेस? ओ माय गॉड, आई होप ये आपको चलिए ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जीन पियाजे ने बात करी थी, संज्ञानात्मक विकास, जिनका मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो बताया है। जी हाँ, उसमें क्या था, सेंसरी स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बताया है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बताया है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बारे में बताया है या नहीं बताया है? वेरी गुड, यस। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बताया, यस। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बताया। तो उन्होंने कौन सी स्टेजेस दी थी? 4 स्टेजेस दी थी। 4 स्टेजेस के इंग्लिश और हिंदी में मैं आपको एक बार नाम बता रही हूँ। फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसे संवेदी आंदोलनीय चरण कहते हैं। सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसे हम पूर्व संरचनात्मक चरण कहते हैं। फिर 3rd कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जिसे हम संरचनात्मक चरण कहते हैं। और 4th हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जिसे हम ऑब्स्ट्रैक्ट चरण कहते हैं। चलिए, फर्स्ट स्टेज में 0 to 2 ईयर्स है, लिख लीजिए एज। सेकंड स्टेज में प्री ऑपरेशनल में 2 to 7 ईयर्स है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 है, और फॉर्मल में आपका 11+ है। ये आप प्लीज़ याद रखिएगा। और उन्होंने अब ये क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे प्री ऑपरेशनल मतलब 2 to 7 ईयर स्टेज के बारे में बात हो रही है, जिसमें जो बच्चे बताया गया था कि इस चरण में बच्चे के प्रतीकों और भाषा का उपयोग करना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी सोच ज़्यादातर प्राथमिक और बेतरतीब होती है। वह अभी भी लॉजिक और कारणों में पूरी तरह से समझ नहीं पाते। इस चरण में ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी बच्चे अपनी दृष्टि को दूसरे की दृष्टिकोण से नहीं देख पाते। ठीक है, मतलब वो उनकी लेवल पे क्या है कि उन्होंने जो देखा है वही सच्चा है,
है ना, वो आपके इस अनुसार ही चल पाएंगे, बिकॉज उतना उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो लॉजिकल थिंकिंग उनका आंसर नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी नहीं हो सकता, कंजर्वेशन भी किसी भी हालत में नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर है वो है ईगोसेंट्रिज्म, जहाँ पर बच्चा अपने ही विजन से जो देखता है उसी को ही सच मानता है। वो दूसरे क्या सोच रहे हैं, वो दूसरों के हिसाब से नहीं देख पाता। अभी तो बेचारा बच्चा है भैया, 2 से 7 साल का, वो जो देख रहा है वही सच है और वही उसके लिए सच है। आप उसके आगे बॉटल रख दोगे तो उसको बॉटल दिखेगी, नहीं दिख कहोगे उसको नहीं दिखी तो नहीं है, तो जो है वही इसको सच मानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स इन द क्लासरूम? तो ये क्या है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक? इसका वर्ड आप समझ पा रहे होंगे कि बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। बिहेवियर मतलब क्या? जैसे भी आपका जो बिहेवियर है, जैसे आप लोगों से बात करते हैं, और मॉडिफिकेशन क्या मतलब नाप तो मतलब उसमें मॉडिफाई कर देना, उसको अप एंड डाउन कर देना अपने अनुसार, और टेक्निक तो आपको पता ही है। ठीक है, तो क्या है इसका मेन पर्पस? फर्स्ट, टू क्रिएट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ठीक है, मैं जैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन को हम एग्जैक्ट वर्ड में क्या बोलते हैं? व्यवहार संशोधन बोलते हैं। ठीक है, व्यवहार संशोधन आप लिख लीजिए प्लीज़। ठीक है, तो तो उसका ऑप्शन ए टू क्रिएट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ऑप्शन बी टू एनकरेज डिज़ायरेबल बिहेवियर एंड डिस्करेज अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। मतलब क्या? जो चाहिए, जिस तरीके का बच्चे का बिहेवियर होना चाहिए उसको तो आप प्रोत्साहित कर रहे हो, और जो नहीं होना चाहिए उसको आप डिस्करेज कर रहे हो, मतलब उसको आप कम डाउन कर रहे हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन सी, टू रिवॉर्ड स्टूडेंट फॉर एकेडमिक अचीवमेंट ओनली, है ना। यहाँ पे वैसे भी ये आंसर अपने आप में एक नेगेटिव है। जो आप बस बच्चों का ऑप्शन सी अगर हम पढ़े, टू रिवॉर्ड स्टूडेंट फॉर एकेडमिक अचीवमेंट्स ओनली, तो अपने आप में एक थोड़ा नेगेटिव आंसर है, क्योंकि आप कभी भी ओनली तो बात कर ही नहीं सकते, है ना। ऑप्शन डी, टू प्रमोट कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, आप बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा कर रहे हैं, ये भी एक सही नहीं है। हालांकि इसका बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ, जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है वो टू एनकरेज डिज़ायरेबल बिहेवियर एंड डिस्करेज इन अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन मतलब जो व्यवहार संशोधन तकनीक एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग व्यवहारों को समझने और बदलने और सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये सिद्धांत व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर आधारित है, विशेष रूप से BF स्किनर के अनुसंधान पर। एंड व्यवहार संशोधन तकनीक का उद्देश्य सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने और नकारात्मक व्यवहार को कम करना है। मीन्स क्या? आप पॉजिटिव चीज़ें चाह रहे हो, पॉजिटिव चीज़ को ऊपर बढ़ाना चाहते हो, नेगेटिव चीज़ को कम करना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक बच्चे ने अच्छा काम किया, आपने उसको चॉकलेट दी, तो इट इज़ positive reinforcement. Please note down this in your notebook. It is very important term that you should all know about it. It is पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट। अगर आप रीइन्फोर्समेंट को ब्रेक डाउन करते हैं इस वर्ड को, तो वो एक वर्ड अपने आप में बन जाता है री प्लस इन प्लस फोर्स। ठीक है, दोबारा से आप उस चीज़ को फोर्स में ला रहे हो, तो अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करना, राइट, जिससे वह व्यवहार बढ़े। उदाहरणों के लिए यदि बच्चा पढ़ाई में अच्छा करता है तो उसे इनाम दिया जा सकता है, तो दिस इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो इस थ्योरी में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करिए, इस थ्योरी में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थ्योरी के बारे में बात करिए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? नकारात्मक, ठीक है, संशोधन जिसमें अवांछित स्थिति को हटाना जिससे व्यवहार बढ़े। जैसे यदि छात्र गृह कार्य पूरा करने पर छुट्टी पाता है तो वह अधिक बार गृह कार्य करेगा। ठीक है, बच्चे ने मान लो, होता था ना स्कूल में, हमारे साथ होता था ना, हम कोई काम नहीं करते तो मैम छुट्टी मान लेते, तो मैम कह देती 5 बार करो बेटा, अब तो तुमने इस चीज़ से भागने के लिए काम किया ना, अब तुम 5 बार करो। तो वो क्या था? वो था कि भाई अब काम हम दोबारा ना करें। ठीक है, सो दिस वॉज द पर्पज़ ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक, जिसमें पनिशमेंट को भी बताया गया, शेपिंग के बारे में भी बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच individual approach is focused on development
ठीक है, ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. फर्स्ट, ट्रेडिशनल एजुकेशन. बी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन. सी, मॉन्टेसरी एजुकेशन. डी, बिहेवियरल एजुकेशन. इसमें क्या होता है, जहाँ बच्चे को हम क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. इंक्वायरी बेस्ड मतलब लर्निंग क्या है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपने पूछा, और होता है ना कि हम बच्चों को प्रमोट करते हैं कि भाई तुम्हें कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है, ये नहीं कि बस बैठ गए, राइट. और आप खाली पूछो ही नहीं, आप उसका आंसर भी ढूंढने निकलो. क्या है, इंक्वायरीज आपके अंदर आ रही है, तो उससे आपका क्या होगा, प्रोग्रेशन ही तो होगा. जब आपके भीतर कोई ऐसी भावना आएगी और आप निकलोगे उसके बारे में पता करने और लोगों को बताने, तो यू आर एक्चुअली प्रमोटिंग प्रोग्रेसिव एजुकेशन. Next question. What is an example of constructivist teaching strategy? Now, please, very much important it is. कंस्ट्रक्ट मतलब पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में आप समझिए, मुझे बताइए. कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ही एक वर्ड से आता है, कंस्ट्रक्ट. कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, आपने अपने आसपास कंस्ट्रक्शन देखी होगी, ठीक है ना. देखिए, नहीं देखिए आपने, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक बेस खड़ा किया, फिर उसके ऊपर एक और, फिर उसके ऊपर और. इस तरीके से यू आर क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी. आप बच्चों की भी पढ़ाई करा रहे हो और उसमें भी साथ साथ बहुत कुछ बता रहे हो, ठीक है, और उनका डेवलप करो, फिर और डेवलप करो, फिर उन पर और बातें बता रहे हो. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी? ए, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स. बी, टीचर सेंटर्ड लेक्चर्स. ऑप्शन सी, project based learning. Option D, drill and practice exercises. I tell you why the option C, project based learning, is because when you are giving a project, they are doing and then they are creating more and more. वो और सीख रहे हैं, आपने उनको एक प्रोजेक्ट दिया, उन्होंने एक चीज़ सीखी, उसके ऊपर वो और सीख रहे हैं, है ना. तो ये एक शिक्षण विधि है जो छात्रों को अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है. ये सिद्धांत ये मानता है कि लोग अपने अनुभव के माध्यम में ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है. अगेन इसमें भी चाइल्ड सेंटर्डनेस होता है, बच्चा मतलब छात्र केंद्रित होता है. सक्रिय सीखना मतलब रेगुलर आप उसमें लर्निंग कर रहे हैं, कंटिन्यूस लर्निंग है, ठीक है. तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्शन भी है इसके अंदर. छात्रों को अपनी सोच और अनुभव पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वह अपने ज्ञान को और गहराई को समझ सके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट? मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, हमारे स्कूल सिस्टम में फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और समेटिव असेसमेंट होता है. जैसे कि आपके जैसे होते ना FA1 होते थे नहीं स्कूल में, तो वो क्या होता था, और फिर SA1 और SA2 होता था, ठीक है. इन आवर टाइम देयर वर आई गेस 3 टर्म्स, या हाँ, हमारे टाइम में 3 टर्म्स होते थे. एक अगस्त में होता था फर्स्ट टर्म, एक नवंबर में सेकंड टर्म, मेरे बर्थडे पे हमेशा सेकंड टर्म के में एग्ज़ाम्स देरी होती थी, और थर्ड टर्म पड़ता था मार्च में, ठीक है. तो इस तरीके से हमारे 3 टर्म्स होते थे और उसमें भी बीच बीच में हमारा UT बोलते थे, शायद UT टेस्ट होते थे, हाँ. तो अब फिर आपके टाइम में एक चीज़ क्या आई कि हाँ भाई, आप FA1 और FA2 होते हैं और SA1 और SA2 होते हैं, मतलब 2 एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 इस तरीके से. बट इन आवर टाइम देवर 3. तो क्या होता था, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है FA1 जो FA2 होता है, वो क्या होता है, वो अच्छा मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, तुमका टेस्ट ले लिया, फिर मुझसे क्या पता चलेगा कि भाई क्या कमी मेरे पढ़ाने में क्या कमी रह गई, इनके सीखने में क्या कमी रह गई, चलो आगे हम इम्प्रूव कर पाएंगे. पर जो समेटिव होता है वो सिर्फ आप प्रमोट करते हो, वहाँ पे जो मेन एम होता है, ठीक है, आपने प्रमोट कर दिया. अब मान लीजिए मेरे एक 7th क्लास के बच्चे के SA में लेट्स से 77% आए फॉर एग्जांपल, या 6.9 CGPA आई, तो अब आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करोगे? 7th क्लास के करिकुलम में क्या उसको पढ़ाने में क्या इम्प्रूवमेंट करोगे? अब तो जो भी होगा 8th स्टैंडर्ड में होगा एंड द चाइल्ड इज़ प्रमोटेड. बट अगर उस बच्चे के FA1 में कम परसेंटेज आ रही है तो आप कहोगे नहीं, हम इसको इम्प्रूव करें, हाँ यहाँ कमी रह गई, यहाँ ये कमी रह गई, तो हम इसको इम्प्रूव करें. तो what is formative assessment? First, assessment used to rank students. B, assessment used to diagnose learning
gaps and guide instruction. Option C, final examination at the end of the course. Option D, standardized testing for state requirement, है ना. तो इसका right answer क्या है? Yes, assessment used to diagnose learning gap and guided instruction. Option B is the right option. चलिए next, which theorist is known for the concept of operant conditioning? Now this is damn important, you should know about it. तो operant conditioning किसने दी थी? B.F. स्किनर ने, without any doubt. जीन पियाजे ने नहीं दी थी, yes, वाइगॉट्स्की ने नहीं दी थी, एरिक्सन ने नहीं दी थी, B.F. स्किनर ने ही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी. प्लीज़ नोट इट डाउन. जो पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया, वो भी क्या था? इसी थ्योरी का पार्ट था, और B.F. स्किनर ने ही उस थ्योरी को प्रमोट किया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म स्कैफोल्डिंग रिफर्स टू एन एजुकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे ये बताइए कि स्कैफोल्डिंग दिया टर्म किस, मतलब नहीं टर्म नहीं, स्कैफोल्डिंग पे काम किसने किया था, किसने आपको इसके बारे में पढ़ाया? ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज वाइगॉट्स्की, लेव वाइगॉट्स्की, जिन्होंने ZPD दिया और उन्होंने ही स्कैफोल्डिंग को बताया आपको. तो इसका जो स्कैफोल्डिंग होता है, मैं आपको बता देती हूँ. स्कैफोल्डिंग रिवाइज करा देती हूँ कि किसी को ढांचा देना, एक सपोर्ट देना. कि अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको चॉकलेट बनानी है एंड यू वांट हार्ट शेप चॉकलेट, ठीक है. तो अगर आप हार्ट शेप चॉकलेट बनाना चाहते हो तो आप उसको, जो आपका बैटर है, जो उसको आप हार्ट के मोल्ड में ही डालोगे ना, सर्कल के मोल्ड में तो नहीं डालोगे. अगर सर्कल के मोल्ड में डालोगे तो गोल चॉकलेट बनेगी, फ्लावर की शेप में डालोगे तो फ्लावर शेप में बनेगी, स्टार शेप मोल्ड में डालोगे तो स्टार शेप में बनेगी. तो जैसा मोल्ड दोगे, जैसा ढांचा दोगे, वैसे ही तो आउटपुट आएगा. अगर आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में जाके देखें तो वो क्या होता है, सामने पिलर लगे हुए होते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं बिल्डिंग को खड़े होने में. तो वो क्या है? वो भी एक स्कैफोल्डिंग है. तो उसका ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं. ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स reach higher level of understanding. Option B, building a physical structure for classroom use. Option C, using repetitive drills for skill mastery. Option D, planning complex curriculum without flexibility. So the right answer is A, providing support to help students reach higher level of understanding. भाई आपको सपोर्ट सिस्टम तो बच्चों को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. दैट इज़ द ओनली टर्म कॉल्ड स्कैफोल्डिंग. ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन पर है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशन, मतलब उस इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि एक ही छत के नीचे सारे काम होते हैं, जिसे हम समावेशन शिक्षा कहते हैं, जहाँ पर सब बच्चे एक बराबर है और एक छत के नीचे. ये नहीं कोई डिफरेंट जैसे हम कहते हैं ना कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं. हम कभी ये नहीं कहना चाहिए कि भैया ये तो ब्लाइंडेड है, ये तो ये बहुत गलत वर्ड्स आप सब यूज़ करते हैं. दे आर जस्ट डिफरेंट, यू नो, दैट्स इट. और वो इंक्लूसिव स्पेशल चिल्ड्रन है, दैट्स इट, दे आर जस्ट स्पेशल चिल्ड्रन. और बहुत सारी स्पेशल क्वालिटीज़ भी वो लेकर आते हैं. तो चलिए, ए ऑप्शन है एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी सेपरेटली. ऑप्शन बी, इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इनटू रेगुलर क्लासरूम. ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग स्पेशल एजुकेशन ओनली. एंड ऑप्शन डी, फोकसिंग ऑन गिफ्टेड स्टूडेंट्स. द राइट आंसर इज यस, इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इनटू रेगुलर क्लासरूम. रेगुलर क्लासरूम में ही हम डिफरेंट स्टूडेंट्स, स्पेशल स्टूडेंट्स, जो भी आप उनको कहिए, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, उनको हम पढ़ाते हैं, उनको हम सब कुछ सिखाते हैं और भी सीखते हैं और वो भी सीखते हैं. सो दैट कम्स अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन. वेरी मच इम्पॉर्टेंट. समावेशन शिक्षण आपको ज़रूर पता होना चाहिए और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है आपके सीटेट एग्ज़ाम में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main focus of social cultural theory of learning? Now what is social cultural theory of learning? The इम्पॉर्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. पहले बताइए इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? मतलब अंदरूनी का, आपको अंदर से मोटिवेशन आ रही है, इंटरनल मोटिवेशन आ रही है. द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, मतलब सोशली आप लोगों से इंटरेक्ट करो, लोगों से बातचीत करो, लोगों से मिल लो. एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन लर्निंग, कल्चरल यू आर लर्निंग, यू नो. So the option C, the development of moral reasoning.
मोरली आप सीख रहे हैं, ठीक है. ऑप्शन डी द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स ऑन लर्निंग. सो जिसका राइट आंसर है वो द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सोशल context in learning is the main focus of socio-cultural theory of learning, right? Next, in the context of early childhood education, what is meant by play,